मेरी माँ कोर्ट में खड़ी हुई और जज से कहा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बेटे को मौत की सजा दी जाए, तुरंत फांसी। भीड़ शोर मचाने लगी, यहां तक कि प्रोसिक्यूटर भी हैरान रह गया। ओरिजिनली वे सिर्फ उम्रकैद की मांग कर रहे थे। मैंने उस औरत को घूरकर देखा जिसने 28 साल तक मुझे पाला था। उनकी नजरें सर्दियों की बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थीं। मम्मी, मैं इनोसेंट हूं। मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। हथकड़ियां मेरी कलाई में चुभ रही थीं, जिससे खून के निशान बन रहे थे। वो अपना सिर घुमाकर एक एक शब्द बोली, तुम्हारा वजूद ही एक गलती है। लेकिन ये सब 3 महीने बाद हुआ। मुझे उस सुबह से शुरू करने दीजिए जिसने सब कुछ बदल दिया। मंडे 15 दिसंबर 2024 सुबह के 6 बजे। मेरा नाम साओ लेई है। मैं 28 साल का हूं। मैं म्यूनिसिपल 3rd सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3rd ईयर का ट्यूटर हूं। वह दिन किसी भी दूसरे दिन की तरह था। मैं सुबह की पढ़ाई की तैयारी के लिए जल्दी स्कूल पहुंच गया। सुबह के 6:20। मैं अभी क्लास में दाखिल ही हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स जो जल्दी आ गए थे, वे इंग्लिश के वर्ड्स याद कर रहे थे। प्रोफेसर साओ, गुड मॉर्निंग। मैंने हमेशा की तरह जवाब दिया और ब्लैक बोर्ड पर आज की स्टडी के की पॉइंट्स लिखना शुरू कर दिया। सुबह के 6:25। गलियारे में तेज कदमों की आवाज गूंजी। डिसिप्लिन डायरेक्टर दरवाजे पर दिखाई दिए। वे भूत की तरह सफेद पड़ चुके थे। साओ, मेरे साथ 1 मिनट के लिए आओ। सुबह की पढ़ाई शुरू होने वाली है, जल्दी करो। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने चौक छोड़ी और उनके पीछे चल दिया। कॉरिडोर के आखिर में 4 पुलिस वाले खड़े थे। साओ लेई सही कहा ना? सबसे आगे वाले पुलिस वाले ने अपनी आईडी दिखाई। हमें एक इन्वेस्टिगेशन में आपके कोऑपरेशन की जरूरत है। किस बारे में? चेन वान का मामला। चेन वान, मेरी स्टूडेंट। उसे क्या हुआ? पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा। जिस वक्त वो तुम्हारे घर के बेसमेंट में मिली, मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही है। चेन वान 16 साल की, मेरी क्लास की इंग्लिश क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिसके मार्क्स और कैरेक्टर बहुत अच्छे और हंसमुख थे। ये कैसे पॉसिबल है कि वो मेरे घर में हो? ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई गलती हुई है। साओ लेई, तुम्हारे पास साइलेंट रहने का हक है, लेकिन तुम जो भी कहोगे उसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया जा सकता है। ठंडी हथकड़ियों ने मेरी कलाइयों को जकड़ लिया। स्टूडेंट्स क्लास के दरवाजे पर जमा हो गए और डर के साथ ये सीन देख रहे थे। सब अपनी क्लास में वापस जाओ। हेड ऑफ स्टडीज स्टूडेंट्स को हटाने के लिए चिल्लाया। पुलिस की कार तेज स्पीड से स्कूल से दूर चली गई। 2 पुलिस वाले मेरे सामने बैठे थे। 12 दिसंबर की रात 11 बजे से तड़के 2 बजे के बीच आप कहाँ थे? 12 दिसंबर, 3 दिन पहले। मैं स्कूल में ड्यूटी पर था। उस दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी। मैं ऑफिस में असाइनमेंट चेक कर रहा था। मैं सुबह तक रेजिडेंस वापस नहीं गया। क्या कोई इसे कंफर्म कर सकता है? वहां सिक्योरिटी कैमरे हैं। पूरे स्कूल में सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं। बुजुर्ग पुलिस वाले ने माथे पर बल डाला। कितनी खराब किस्मत है। स्कूल का सर्विलांस सिस्टम उस रात फेल हो गया था। रात 10 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? दरबान ने मुझे देखा होगा और ड्यूटी रजिस्टर भी है। दरबान, बूढ़ा वांग कहता है कि उस रात उसका पेट खराब था और वो कई बार बाथरूम गया था। उसे यकीन नहीं है कि उसने तुम्हें देखा या नहीं। ड्यूटी रजिस्टर में तुम्हारे सिग्नेचर तो हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि तुम पूरी रात स्कूल में ही थे। मुझे पैनिक होने लगा। वे कह रहे हैं कि चेन की मौत मेरे घर पर हुई। ये इम्पॉसिबल है। जो फ्लैट मैंने रेंट पर लिया है वो पुराने शहर में है। मैं वहां बहुत कम जाता हूं। रेंट वाला नहीं। सीनियर पुलिस वाले ने मुझे बीच में ही टोक दिया। ये तुम्हारे परिवार का पुराना घर है, तुम्हारे पेरेंट्स का घर। मेरे पेरेंट्स का घर। वो घर शहर के बाहरी इलाके में है। मेरे पिता की मौत के बाद से वो खाली पड़ा है। मम्मी ने कहा था कि वो इसे एक याद के तौर पर रखना चाहती हैं। मैं 2 साल से वहां नहीं गया हूं। लाश आज सुबह मिली। सफाई करने वाली ने देखा कि बेसमेंट के दरवाजे पर लॉक नहीं लगा था। वो इन्वेस्टिगेट करने अंदर गई और उसे डेड बॉडी मिली। फोटो में चेन वॉन बेसमेंट के एक कोने में सिमटी हुई थी। उसका स्कूल यूनिफॉर्म खून के धब्बों से भरा था। मेरा पेट बुरी तरह से मरोड़ उठा। मेडिकल एग्जामिनर के शुरुआती असेसमेंट के मुताबिक मौत का वक्त 12 दिसंबर की रात था। रात 11 बजे से 1 बजे के बीच। मैंने उसे नहीं बचाया। मैं अपने ही स्टूडेंट को क्यों मारूंगा? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर पुलिस वाले ने मुझे घूर कर देखा। चेन वान के नाखूनों के नीचे स्किन के टिश्यूज मिले हैं। उसने मेरे दाएं हाथ की तरफ इशारा किया। अपनी स्लीव ऊपर करो। मैंने मैकेनिकली अपनी आस्तीन ऊपर की। हाथ पर कई खरोंचे हैं। उन पर पपड़ी जम चुकी है। मैं इसे याद करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ दिन पहले जब मैं होमवर्क चेक कर रहा था तो गलती से एक स्टेपल पिन से मुझे खरोंच लग गई थी। दोनों पुलिस वालों ने फिर से एक दूसरे को देखा। क्या आपने हाल ही में चेन वॉन में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया है?
चेन वॉन की अनयूजुअल बात। अचानक मुझे कुछ याद आता है। लगभग 1 हफ्ते पहले चेन वॉन ने मुझसे बात की थी। उस दिन स्कूल के बाद वो ऑफिस के दरवाजे के पास आने से पहले बहुत झिझक रही थी। प्रोफेसर साओ, क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? बेशक, बैठो। बैठने के बाद वो हिचकिचाई। आजकल मुझे फील हो रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। स्कूल के बाद घर जाते वक्त हमेशा कोई मेरा पीछा करता है। अगर मैं तेज चलती हूं तो वो भी तेज चलता है। अगर मैं धीरे चलती हूं तो वो भी धीरे चलता है। क्या तुमने देखा कि वो कैसा दिखता था? नहीं। जब भी मैं पीछे मुड़ती हूं वो शख्स छिप जाता है। उस वक्त मैंने सिर्फ उसे तसल्ली दी और कहा कि वो सावधान रहे और अगर दोबारा उसे देखे तो पुलिस को कॉल करे। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो हो सकता है कि वो पीछा करने वाला ही कातिल हो। मैंने ये सब पुलिस को बताया। क्या इसके बारे में कोई और जानता है? मुझे नहीं लगता। उसने कहा था कि वो नहीं चाहती कि उसके क्लासमेट्स फिक्र करें, इसलिए उसने सिर्फ मुझे बताया। पूछताछ 6 घंटे तक चली। मैंने बार बार अपनी बेगुनाही दोहराई, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया। साओ लेई, क्या तुम्हें पता है? चेन वान के बैग में एक नोट मिला है। सीनियर पुलिस वाले ने एक एविडेंस बैग निकाला। नोट लाल स्याही से लिखा गया था, आज रात 11 बजे उसी पुरानी जगह पर मिलते हैं। लेई नाम के अक्षर के साथ साइन किया गया था। ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। एनालिसिस के रिजल्ट कल तक आ जाएंगे। तब तक तुम फॉर्मली अरेस्ट हो। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मुझे घर पर एक कॉल करने दीजिए। वे मान गए। फोन काफी देर तक बजता रहा और फिर उन्होंने उठाया। मम्मी। मेरी माँ की आवाज अनयूजुअली शांत थी। मम्मी, पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया है। वे कह रहे हैं कि चेन वान की मौत हमारे पुराने घर में हुई है। मुझे पता है। सिर्फ वे 4 शब्द और फिर उन्होंने फोन काट दिया। मैं दंग होकर रिसीवर को देखता रह गया। मेरी माँ का रिएक्शन बहुत ही अजीब है। कोई भी माँ अपने बेटे की गिरफ्तारी की बात सुनकर क्या फिक्र के साथ सवाल नहीं पूछेगी? और फिर उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन उसने सिर्फ 4 शब्द कहे। मुझे पता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि ये होने वाला है। जेल में पहली रात। पूरी रात नींद नहीं आई। सेल में हर कोई खर्राटे ले रहा था। सिर्फ मैं टकटकी लगाए छत को देख रहा था। चेन हुआन का चेहरा लगातार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। वो जिंदादिल और खुशमिजाज लड़की मेरे घर के बेसमेंट में कैसे मर सकती है? उसे किसने मारा? वे मुझे क्यों फंसाना चाहते हैं? वो नोट किसने लिखा? और मेरी माँ का वो अजीब रिएक्शन। तड़के मुझे अचानक एक डिटेल याद आई। चेन ने कहा था कि 1 हफ्ते पहले कोई उसका पीछा कर रहा था और 12 दिसंबर को वही शुक्रवार था जब मेरी नाइट शिफ्ट की बारी थी। यह बात पूरा स्कूल जानता है। सर्विस शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर लगा होता है। कातिल ने हमला करने के लिए यही वक्त चुना। ये जानबूझकर किया गया था। वो जानता था कि मैं स्कूल में हूं, इसलिए वो बॉडी को मेरे घर ले गया ताकि ये इल्यूजन पैदा हो सके कि मैं वहां नहीं था। लेकिन कातिल के पास मेरे पुराने घर की चाबी कैसे हो सकती है? उस घर की चाबी सिर्फ मेरे और मेरी माँ के पास है। और मेरे बड़े भाई। मैं झटके से उठकर बैठ गया। और मेरा बड़ा भाई साओमिन, उसके पास भी पुराने घर की चाबी है। गिरफ्तारी के तीसरे दिन आखिरकार मुझे विजिटिंग रूम के बुलेट प्रूफ कांच के पीछे से अपनी फैमिली से मिलने की परमिशन मिल गई। 3 दिनों के बाद मैंने अपनी माँ को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उनका वजन कम हो गया है, लेकिन उनके एक्सप्रेशन अब भी डरावनी हद तक शांत थे। मैंने माइक्रोफोन उठाया। उन्होंने भी माइक्रोफोन उठाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। बस खामोशी से मुझे देखती रहीं। वो नजर बहुत अजीब थी, जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हों। मम्मी, मुझे फंसाया जा रहा है। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। खामोश माँ, एक वकील हायर करने में मेरी मदद करो। सबसे अच्छा वकील। चेन हुआन के केस में पक्का कुछ गड़बड़ है। कोई मुझे फंसा रहा है। माँ आखिरकार बोली। कुछ चीजों का खत्म होना जरूरी है। क्या? मुझे समझ नहीं आया। ली, इसे एक्सेप्ट कर लो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मम्मी, आप क्या कह रही हैं? मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे पता है कि उनकी आवाज जानी पहचानी लगती है। आपको पता है? तो फिर क्यों? क्योंकि उसकी मौत के लिए किसी को तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। माँ ने मेरी तरफ देखा। वो तुम क्यों नहीं हो सकते? माइक्रोफोन मेरे हाथ से फिसल गया। मैं कांच के दूसरी तरफ बैठी उस औरत को घूरता रह गया। ये मेरी माँ है, वो औरत जिसने मुझे पाला। वो औरत जो मेरे बीमार होने पर पूरी रात मेरे बिस्तर के पास बैठी रहती थी। मम्मी, मैंने फिर से माइक्रोफोन पकड़ा। मैं आपका बेटा हूं। ठीक इसीलिए क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। वो खड़ी हो गईं। इसलिए तुम्हें समझदार होना चाहिए। किस बात में समझदार? एक बेतुके इल्जाम के लिए मर जाऊं। माँ पहले ही जाने के लिए मुड़ चुकी थी। मम्मी, मैंने पागलों की तरह कांच को पीटा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी बिना पीछे मुड़े चली गईं। जेल के गार्ड ने मुझे खींचकर वापस सेल में डाल दिया।
सेल के पुराने सांग ने मुझे एक गिलास पानी दिया। मुझे बहुत दुख है भाई। क्या नतीजा निकला? मैं कड़वाहट के साथ मुस्कुराया। मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है। ये केस जीतना मुश्किल होगा। सांग ने आह भरी। मैं यहां आधे साल से ज्यादा वक्त से हूं। मैंने बहुत कुछ देखा है। सांग को किसी इकोनॉमिक डिस्प्यूट की वजह से बंद किया गया था। कहा जाता है कि उसे उसके पार्टनर ने फंसाया था। तुम्हारा केस? मैंने इसके बारे में सुना है। उसने अपनी आवाज धीमी की। किसी स्टूडेंट का तुम्हारे घर में मरना यकीनन कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तुम पर यकीन करता हूं। सांग ने मेरे कंधे पर थपकी दी। एक कातिल की नजर अलग होती है। तुम्हारे पास वैसी नजर नहीं है। आप पिछले 3 दिनों में पहले इंसान हैं जिसने कहा कि आप मुझ पर यकीन करते हैं। सांग, मेरी माँ का बिहेवियर अभी बहुत अजीब था। मैंने उसे मुलाकात के बारे में बताया। सांग ने माथे पर बल डाला। यह वाकई अजीब है। नॉर्मली एक माँ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करेगी, भले ही उसने सच में कोई क्राइम किया हो। लेकिन मेरी माँ, उसने मुझसे अपना जुर्म कबूल करने को कहा। यकीनन यहाँ कुछ तो बात है। सांग ने एक पल सोचा। तुम्हारे घर में और कौन रहता है? मेरे पिता की डेथ 5 साल पहले हो गई थी। घर में सिर्फ मेरी माँ, मेरा भाई और मैं हैं। तुम्हारा भाई क्या करता है? क्या वो डॉक्टर है? वो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में सर्जन है। एक डॉक्टर? बहुत अच्छे। उसका सोशल स्टेटस काफी हाई है। सांग सोच में डूबा हुआ लगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई को ज्यादा पसंद करती है। मैं खामोश रहा। सच तो यह है कि बचपन से ही मेरे भाई की तरफ मेरी माँ का पक्षपात साफ दिखता था। मेरे भाई का कमरा हमेशा मेरे कमरे से बड़ा होता था। मेरे भाई के खिलौने हमेशा मेरे खिलौनों से ज्यादा होते थे। मेरे भाई का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ। मेरी माँ ने 3 दिनों तक दावत दी। मैं नॉर्मल स्कूल में गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है, लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा भाई बड़ा बेटा था। मैं तुम्हें सच बताता हूँ। लाओ सांग मेरे करीब आया। तुम्हारी फैमिली के मामले तुम्हारी सोच से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। आपका क्या मतलब है? ध्यान से सोचो। अगर तुम्हारी माँ को सच में तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं होती तो वो तुमसे मिलने क्यों आती? हाँ, वो बिल्कुल नहीं भी आ सकती थी। वो इसलिए आई ताकि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। लाओ सांग ने एनालाइज किया। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि उसे तुम्हारे जुर्म कबूल करने की जरूरत है। किसे जरूरत है कि तुम अपना जुर्म कबूल करो? असली कातिल को। मेरा दिल जोर से धड़का। आपका मतलब है? शश। लाओ ने सावधानी बरतने का इशारा किया। कुछ बातें बहुत साफ साफ नहीं कही जा सकती। उस रात मुझे अनिद्रा हो गई। लाओ सांग की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। किसे जरूरत है कि मैं जुर्म कबूल करूं? असली कातिल? असली कातिल कौन है? मैंने अपने भाई साओमिन के बारे में सोचा, जो मुझसे 3 साल बड़ा है। इस साल वो 31 साल का है। बचपन से ही वो मेरी माँ का गौरव रहा है। अच्छे मार्क्स, हैंडसम, उसे बात करना आता है। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद वो और भी चमक गया। अब वो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल का सबसे यंग चीफ डॉक्टर है। इसके मुकाबले मैं ये सेकेंडरी स्कूल का टीचर यकीनन फीका लगता हूँ। लेकिन क्या मेरा भाई किसी को मार सकता है? उसके पास चेन हुआन को मारने की क्या वजह हो सकती है? अगले दिन मैंने एक वकील से मिलने की रिक्वेस्ट की। लीगल एड ने एक यंग वकील को भेजा। प्रोफेसर साओ, मैंने फाइल देखी है, वकील ली ने कहा। एविडेंस आपके काफी खिलाफ हैं। क्या एविडेंस? पहला, विक्टिम के नाखूनों के नीचे स्किन टिश्यूज। डीएनए मैचिंग के रिजल्ट आ गए हैं। वो यकीनन आपका है। ये एक इत्तेफाक है। मेरे हाथ का जख्म एक स्टेपलर से हुआ था। दूसरा, वो नोट। हैंडराइटिंग एनालिसिस कहता है कि 70% चांस है कि वो आपने ही लिखा है। 70%, 100% नहीं है। तीसरा, आपके पास कोई एलिबाई नहीं है। साबित कीजिए कि मैं स्कूल में ड्यूटी पर था, लेकिन कोई इसे साबित नहीं कर सकता। वकील ली ने फाइल बंद की। एक बात और है, पुलिस को चेन हुआन की एक हेयरपिन मिली है तुम्हारी ऑफिस के दराज में। तो क्या हुआ? स्टूडेंट्स का सामान ऑफिस में रह जाना नॉर्मल बात है। प्रॉब्लम यह है कि चेन हुआन के क्लासमेट्स कहते हैं कि वो उस हेयरपिन को बहुत कीमती मानती थी। वो उसे खुद से कभी अलग नहीं करती थी। मैं दंग रह गया। प्रोफेसर साओ, ईमानदारी से कहूं तो ये केस बहुत मुश्किल है, वकील ली ने साफ साफ कहा। अगर तुम जुर्म कबूल कर लेते हो तो शायद तुम्हें उम्र कैद की सजा मिले। अगर मैं इसे नहीं मानता तो मैं जुर्म कबूल नहीं करूंगा। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। वकील ली, मेरी एक चीज इन्वेस्टिगेट करने में मदद कीजिए। क्या चीज? 12 दिसंबर की रात मेरा भाई साओमिन कहाँ था? वकील ली एक पल के लिए हिचकिचाए। तुम्हें अपने भाई पर शक है? बस मेरी इन्वेस्टिगेट करने में मदद कीजिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक सही जस्टिफिकेशन की जरूरत होगी। बस ये कह दीजिए कि उसके पास भी पुराने घर की चाबी है। वकील ली ने नोट किया और चले गए। दोपहर में एक एक्सीडेंट हुआ। एक जेल गार्ड ने अचानक मुझे बाहर बुलाया। उसने कहा कि कोई मुझसे मिलना चाहता है। विजिटिंग रूम में नहीं, बल्कि इंट्रोगेशन रूम में। अंदर प्रोसिक्यूटर बैठा था।
साओ लेई, एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। प्रोसिक्यूटर के एक्सप्रेशन सीरियस थे। चेन हुआन की फैमिली ने एक इंसिडेंटल सिविल लॉसूट फाइल किया है। ये बहुत नॉर्मल है। जो नॉर्मल नहीं है वो ये है कि उनकी फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारी माँ है। क्या तुम्हारी माँ हुआंग सुफांग चेन हुआन की फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो मांग कर रही हैं कि तुम्हें मौत की सजा दी जाए? मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? चेन हुआन के पेरेंट्स बाहर काम कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी माँ को सब कुछ संभालने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। प्रोसिक्यूटर ने एक लेटर निकाला। सफेद कागज पर काली स्याही से लिखा था। मैं कुर्सी पर ढह गया। मेरी माँ न सिर्फ मेरी मदद नहीं कर रही है, बल्कि वो चाहती हैं कि मैं मर जाऊं। क्यों? मैं बुदबुदाया। प्रोसिक्यूटर भी हैरान लग रहा था। सच कहूं तो मैं इस प्रोफेशन में कई सालों से हूं और मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। वापस सेल में सांग ने देखा कि मेरी हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ? मैंने उसे सब बताया। सांग की सांसें थम गईं। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम मर जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अपना सिर अपने हाथों में थाम लिया। भले ही वो बहुत पार्शियल हों, पर मैं भी उनका बेटा हूं। मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। पुराने सांग ने सावधानी से पूछा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी माँ के बायोलॉजिकल बेटे हो? मैंने झटके से सिर उठाया। बेशक मुझे यकीन है, लेकिन ये कहने के बाद मैं खुद दंग रह गया। क्या तुम्हें वाकई यकीन है? जब मैं छोटा था तो कुछ लोग कहते थे कि मैं अपनी माँ जैसा नहीं दिखता। मेरी माँ की सिंगल पलकें हैं, मेरी डबल पलकें हैं। मेरी माँ का चेहरा गोल है, मेरा चेहरा ओवल है। मैं अपने पिता जैसा ज्यादा दिखता हूँ। लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है? बेटे का अपने पिता जैसा दिखना नॉर्मल है, लेकिन मेरी माँ का मेरे भाई और मेरे बीच ऐसा अलग बर्ताव करना नामुमकिन जैसा है। मैंने अपना सिर झटक दिया। इस भयानक ख्याल को दिमाग से निकाल दिया। ट्रायल 3 दिन बाद था। म्यूनिसिपल इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट का तीसरा कमरा। मैंने डिटेंशन सेंटर की पीली जैकेट पहनी थी और मुजरिमों के कटघरे में बैठा था। कोर्ट रूम लोगों से भरा था। वहां मेरे कलीग्स थे, चेन हुआन के क्लासमेट्स थे और कुछ जर्नलिस्ट्स भी थे। मैंने भीड़ में अपनी माँ को ढूंढा। मैंने उन्हें प्रोसिक्यूशन के बेंच पर बैठा पाया। वे ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में थीं। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था, जैसे वही विक्टिम की फैमिली हो। जज ने ट्रायल शुरू करने का अनाउंसमेंट किया। प्रोसिक्यूटर ने चार्जशीट पढ़ी। आरोपी साओ लेई ने किसी छिपे हुए मकसद से 12 दिसंबर 2024 को स्टूडेंट चेन हुआन को धोखे से अपने घर बुलाया और उसका मर्डर कर दिया। हर शब्द एक चाकू की तरह था जो मेरे दिल में चुभ रहा था। अब प्रोसिक्यूशन की बारी थी एविडेंस पेश करने की। एक के बाद एक एविडेंस पेश किए गए। डीएनए, नोट्स, हेयरपिन और कुछ नए सबूत। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि आरोपी साओ लेई अक्सर चेन पर खास ध्यान देता था। कई स्टूडेंट्स ने कंफर्म किया है कि साओ लेई अक्सर चेन हुआन को ट्यूशन देने के लिए अकेला छोड़ देता था। चेन हुआन की डायरी में लिखा था, प्रोफेसर साओ आजकल अजीब बिहेव कर रहे हैं। जिस तरह से वे मुझे देखते हैं उससे मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं इसका जवाब देना चाहता था, लेकिन वकील ने मुझे रोक दिया। अब प्लीज सिविल लॉसूट की रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात रखें। माँ खड़ी हुई, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। आखिरकार ये बहुत ही रेयर बात है कि एक माँ अपने बेटे के लिए मौत की सजा की मांग करे। मिस्टर जज, जूरी के मेंबर्स, माँ की आवाज बहुत शांत है। मुझे पता है कि आप सब क्या सोच रहे हैं। एक माँ अपने ही बेटे के लिए मौत की सजा कैसे मांग सकती है? लेकिन ठीक इसीलिए, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे सबसे बेहतर जानती हूँ। वो मेरी तरफ मुड़ी। साओ में बचपन से ही हिंसक प्रवृत्तियां रही हैं। जैसे जब वो 8 साल का था, उसने पड़ोसी की बिल्ली को पीट पीट कर मार डाला था। मुझे वो बिल्ली याद है, लेकिन उसे तो एक कार ने टक्कर मारी थी। 12 साल की उम्र में उसने एक क्लासमेट को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिससे उसे फ्रैक्चर हो गया था। वो एक एक्सीडेंट था। हम खेल रहे थे। 16 साल की उम्र में जब उसे एक क्लासमेट ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसने किसी की ड्रिंक में लैक्सेटिव्स, जुलाब डालने की कोशिश की। ये पूरी तरह से झूठ है। मैं इन सभी सालों में फिक्रमंद रही हूँ, इस बात की फिक्र कि वो कुछ और भी भयानक न कर दे। माँ की आवाज टूट गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार ये हो जाएगा। बेचारी चेन हुआन, एक खिलती हुई जिंदगी इस तरह खत्म हो गई। उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया और सिसकने लगी। पब्लिक गैलरी से फुसफुसाहटें आने लगीं। किसी को उन पर दया आ रही है। उस माँ पर दया जिसने इंसाफ की खातिर अपने ही बेटे की शिकायत की। इसीलिए मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि साओ लेई को मौत की सजा दी जाए। माँ ने अपने आंसू पोंछे। सिर्फ चेन हुआन को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी ताकि और बच्चों को नुकसान न पहुंचे। वो बैठ गईं। जज ने मेरी तरफ देखा। आरोपी, क्या आपको कुछ कहना है? मैं खड़ा हुआ और अपनी माँ की ओर देखा, उस औरत की ओर जिसे मैंने 28 साल तक पुकारा है। मम्मी, मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी। मम्मी, क्या आप मुझसे नफरत करती हैं? मेरी माँ ने मुझसे नजरें चुराईं। अगर आप मुझसे नफरत करती हैं, तो आपने 28 साल तक मुझे क्यों पाला? अगर आप मुझसे नफरत नहीं करती, तो आप क्यों चाहती हैं कि मैं मर जाऊं? कोर्ट रूम में खामोशी डरावनी थी। बहुत हुआ।
मेरी माँ अचानक खड़ी हो गई और सीधे मेरी आंखों में देखा। तुम जानना चाहते हो क्यों? मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारा वजूद ही एक गलती है। ये शब्द बिजली की तरह गिरे, सिर्फ मेरे लिए नहीं, यहां तक कि जज भी दंग रह गया। आरोपी की माँ, प्लीज अपने शब्दों का ध्यान रखें, जज ने वार्निंग दी। लेकिन मेरी माँ पहले ही कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हें देखती हूं मुझे उस औरत की याद आती है। वह औरत। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में इतनी बेवकूफ हूं? 28 साल, मैंने 28 साल तक नाटक किया है। अब आखिरकार मैं खत्म करना चाहती हूं। वो हताश होकर गिर पड़ी। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने ब्रेक का अनाउंसमेंट किया। मुझे वापस जेल ले जाया गया। मेरा दिमाग माँ की बातों से भरा हुआ था। आखिरी शब्द जो उन्होंने कहे, वो औरत 28 साल तक नाटक कर रही थी। लाओ सांग सही था। हो सकता है कि मैं वाकई अपनी माँ का बायोलॉजिकल बेटा न हूं। तो फिर मैं कौन हूं? मेरी बायोलॉजिकल माँ कौन है? मेरी माँ ने 28 साल तक नाटक क्यों किया? और इस सब का चेन हुआन की मौत से क्या लेना देना है? अगले दिन वकील ले आए। एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है। उन्होंने अपनी आवाज धीमी की। तुम्हारे भाई के साथ यकीनन कोई प्रॉब्लम है। मेरा दिल हलक में आ गया। 12 दिसंबर की रात तुम्हारे भाई ने छुट्टी मांगी थी। वजह अपेंडिसाइटिस बताई गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे उस रात ड्यूटी पर मौजूद नर्स मिली। उसने कहा कि उसने उसे कभी नहीं देखा। तुम्हारे भाई के साथ यकीनन कोई गड़बड़ है। सिर्फ इतना ही नहीं, वकील ली ने तस्वीरों का एक ढेर निकाला। ये चेन हुआन के घर के पास की सर्विलांस फुटेज है। तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन देखा जा सकता है कि ये एक सफेद सेडान कार है। ये तुम्हारे भाई की कार है। वकील ली ने फोटो की तरफ इशारा किया। 6 दिसंबर से उसकी कार चेन हुआन के घर के पास कई बार देखी गई। 6 दिसंबर वही दिन था जब चेन हुआन ने मुझे बताया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या ये साबित हो सकता है कि वही ड्राइव कर रहा था? सर्विलांस क्लियर नहीं है। वकील ली ने सिर हिलाया। लेकिन ये पहले से ही बहुत सस्पेक्टेड है। हमें पता लगाना होगा कि वो उस रात कहाँ था। मैं और कोशिश करूंगा। वकील ली ने तस्वीरें वापस रख लीं। एक और चीज है उस बारे में जो तुम्हारी माँ ने कल कोर्ट में कहा था। मैंने थोड़ा पता लगाया है। 20 साल पहले एक औरत तुम्हारे पिता को ढूंढते हुए आई थी। मैंने अपनी सांसें रोक लीं। मैं तब सिर्फ 8 साल का था। शायद तुम्हें याद ना हो, पड़ोसियों की याददाश्त के मुताबिक वो औरत बहुत जवान थी और उसके पास एक बच्चा था। एक बच्चा। और फिर वो औरत गायब हो गई। वकीली ने बताया कि किसी ने उसे नदी में कूदते हुए देखा था, लेकिन बॉडी कभी नहीं मिली। नदी में कूदना सिर्फ एक अफवाह है। वकीली ने अपनी नोटबुक बंद की। प्रोफेसर साओ, पूरे सम्मान के साथ कहूं तो हो सकता है कि वाकई आपके ओरिजिन के साथ कोई इशू हो, या वो किसी मौके का इंतजार कर रही हो, मुझे खुलेआम रास्ते से हटाने के मौके का। वकील ली, क्या उस औरत के बारे में और जानकारी मिल सकती है? मुश्किल है, बहुत वक्त बीत चुका है। वकील ली ने कुछ पल सोचा। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। उनके जाने के बाद पुराना सांग पास आया। क्या कोई प्रोग्रेस हुई? मैंने उसे सिचुएशन बताई। सांग ने हैरानी से अपनी जीभ चपकाई। तुम्हारी कहानी तो किसी टीवी सीरियल से भी ज्यादा दिलचस्प है। फिलहाल मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। सच, सांग ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा। कभी कभी सच झूठ से भी ज्यादा कड़वा होता है। रात में एक जेल गार्ड ने मुझे बुलाया। अचानक, कोई तुम्हारे लिए कुछ लाया है। वो एक पैकेट था। अंदर कुछ किताबें और डेली यूज का सामान था। भेजने वाले का नाम साओमिन था। मेरे भाई ने मुझे कुछ भेजा था। मैंने किताबें चेक की। वे सब मोटिवेशनल किताबें थीं। उनमें से एक थी लिविंग। उसके टाइटल पेज पर एक लाइन लिखी थी, भाई अच्छे से जीना। ये मेरे भाई की हैंडराइटिंग थी। मैं टकटकी लगाकर उन शब्दों को देखता रहा। वो चाहता है कि मैं अच्छे से जीऊं, लेकिन अगर वो कातिल है तो उसे तो मेरे मरने की दुआ करनी चाहिए। जब तक कि वो कातिल न हो, या वो कातिल है लेकिन उसका ज़मीर उसे कचोट रहा है। मैंने बाकी चीजों को ध्यान से चेक किया। टिश्यू पेपर के एक पैकेट के अंदर मुझे एक छोटा सा नोट मिला, सिर्फ कुछ शब्द, मम्मी से सावधान रहना। मेरे हाथ कांपने लगे। मम्मी से सावधान रहना। मेरा भाई मुझसे कह रहा है कि मैं अपनी माँ से सावधान रहूं। क्यों? क्या मेरी माँ ही वो है जिसने? यह पागलपन है। मेरी माँ किसी का मर्डर कैसे कर सकती है? लेकिन कोर्ट में उनका बिहेवियर और वे बातें जो उन्होंने कहीं 28 साल तक नाटक करना, मैंने नोट के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। अगले कुछ दिनों में मैंने वकील ली से खास तौर पर 2 चीजों का पता लगाने को कहा। पहला, 12 दिसंबर की रात मेरे भाई की लोकेशन। दूसरा, 20 साल पहले वाली उस औरत की जानकारी। प्रोग्रेस उम्मीद से ज्यादा तेज है। हमें एक गवाह मिला है, वकील ली ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। 12 दिसंबर की रात करीब 11 बजे किसी ने तुम्हारे भाई की कार पुराने घर के पास खड़ी देखी थी। क्या आपको यकीन है वो इंसान एक सब्स्टिट्यूट ड्राइवर है?
इत्तेफाक से वो एक क्लाइंट को पास में ही छोड़ने गया था। उसे ये बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि तुम्हारे भाई की कार ने रास्ता रोक रखा था। उसने कई बार हॉर्न भी बजाया था। सबूतों की कड़ी बनने लगी है, लेकिन इससे सिर्फ ये साबित होता है कि वो पुराने घर में था, ये साबित नहीं होता कि उसने मर्डर किया। एक और डिस्कवरी हुई है। वकील ली ने आवाज धीमी की। भाई साउमिन को हाल ही में हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। क्या हुआ? कंट्रोल्ड मेडिसिन्स, नशीली दवाएं चोरी हो गई हैं। किसी ने ड्यूटी के दौरान चोरी करने के लिए उसकी रिपोर्ट की है। हॉस्पिटल इन दवाओं की जांच कर रहा है। अगर ये कंफर्म हो गया तो न सिर्फ उसकी नौकरी जाएगी बल्कि उसे जेल भी काटनी होगी। यही मोटिव है। क्या ऐसा हो सकता है कि चेन हुआन को ये पता चल गया हो? बहुत मुमकिन है, वकील ली ने एनालाइज किया। चेन हुआन का एक क्लासमेट उसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा है। हो सकता है उसने गलती से कुछ बता दिया हो, इसलिए भाई साउमिन गवाह को खत्म करना चाहता था। क्या उस क्लासमेट की गवाही ली जा सकती है? अभी वो बहुत डरा हुआ है, वो सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा। मैं समझ सकता हूँ। अगर मेरे भाई ने वाकई चेन हुआन को मारा है तो उसे नाराज करने की हिम्मत कौन करेगा? वह 20 साल पहले वाली औरत? वकील ली ने सिर हिलाया। बहुत कम सुराग हैं। बस इतना पता है कि उसका सरनेम लिन था, उम्र करीब 25 साल। लिन, रुको, अचानक मुझे कुछ याद आया। मेरे पिता की एक डायरी है, वो हमेशा स्टडी रूम की तिजोरी में लॉक रहती है। क्या तुम्हें तिजोरी का पासवर्ड पता है? नहीं, लेकिन मेरी माँ को पता होगा। वकील ली कड़वाहट के साथ मुस्कुराए। तुम्हारी माँ तो अब सिर्फ तुम्हारी मौत चाहती है। वो तुम्हें कैसे बताएगी? पासवर्ड वाली बात भी सही है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। मेरे पिता की डायरी में यकीनन कोई सुराग होगा। क्या वकील ली सर्च वारंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं? वजह ये कि वहां मेरे फेवर में एविडेंस हो सकते हैं। वकील ली ने थोड़ा सोचा। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। उसी वक्त लाओ सांग ने बीच में टोका। भाई, मेरे पास एक आइडिया है। हमने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे भाई ने तुम्हें मम्मी से सावधान रहने का मैसेज भेजा था ना? हाँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनके बीच कोई झगड़ा है। लाओ सांग ने एनालाइज किया कि शायद हम इसका फायदा उठा सकते हैं। फायदा कैसे उठाएं? बहुत सिंपल है, उन्हें आपस में लड़वा दो। बात तो समझ आती है, लेकिन हम ये प्रैक्टिकली कैसे करें? तुम अपने भाई को एक लेटर लिख सकते हो। लाओ सांग ने आइडिया दिया। बस उसे ये कह दो कि तुम अपनी माँ के रहस्यों के बारे में कुछ चीजें जानते हो। लेकिन मैं तो कुछ नहीं जानता। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। लाओ सांग रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। तुम्हें बस ऐसा नाटक करना है जैसे तुम्हें सब पता है। ये एक रिस्की कदम था, लेकिन मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। उस रात मैंने अपने भाई को एक लेटर लिखा। उसकी बातें बहुत सिंपल थीं। भाई, तुम्हारी किताब के लिए थैंक यू। मैं यहाँ ठीक हूँ। बस रात में अक्सर डरावने सपने आते हैं। मैं 20 साल पहले की चीजों के सपने देखता हूँ। मैं उस औरत के सपने देखता हूँ। क्या तुम्हें वो याद है? लेटर भेज दिया गया है। अब बस मेरे भाई के रिएक्शन का इंतजार है। 3 दिन बाद मेरा भाई कांच के दूसरी तरफ मुझसे मिलने आया। पहली बार मैंने उसे गौर से देखा। वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है वाकई। घनी भौहें और बड़ी आंखें, ऊंची नाक, एक एलिगेंट सूट पहने हुए। साफ दिखता है कि वो एक सक्सेसफुल इंसान है, और मैं हमेशा एक मामूली छोटा भाई ही रहूंगा। लेई उसने माइक्रोफोन उठाया। भाई, मुझे तुम्हारा लेटर मिला। उसने मुझे घूर कर देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने भी उसे घूर कर देखा। भाई, तुम उस रात कहाँ थे? 12 दिसंबर को। उसकी पलकें झपकीं। मैं बीमार था, घर पर आराम कर रहा था। अपेंडिसाइटिस। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल में तुम्हारी सर्जरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। धम। उसका मुक्का टेबल पर लगा। भाई, क्या तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? क्या तुमने चेन हुआन को मारा? क्या तुम पागल हो? उसने अपनी आवाज धीमी की। मैं उसे क्यों मारूंगा? क्योंकि वो तुम्हारा सीक्रेट जानती थी। कैसा सीक्रेट? दवाइयों वाला मामला। इस बार उसका चेहरा वाकई बदल गया। तुम्हें कैसे पता कि चेन हुआन ने मुझे बताया था? मैंने झूठ बोला। उसने कहा था कि कोई हॉस्पिटल में दवाइयां चुरा रहा है। साउमिन काफी देर तक खामोश रहा। वो मैं नहीं था। आखिरकार वो बोला, दवाइयों वाली बात सच है, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर वो कौन था? उसने अपने आसपास देखा और आवाज धीमी कर ली। क्या तुम वाकई जानना चाहते हो? बेशक। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अपने ओरिजिन के बारे में जानते हो? वाकई, वो भी ये जानता था। मैंने भी इसका अंदाजा कमोबेश लगा ही लिया था। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बायोलॉजिकल माँ की मौत कैसे हुई? मैंने अपनी सांसें रोक ली। उसने नदी में कूदकर सुसाइड नहीं किया था। उसने एक एक शब्द साफ कहा कि उसका मर्डर हुआ था। मर्डर? किसने किया? उसने मुझे गहराई से देखा। जवाब खुद सोचो। ये कहकर उसने फोन रख दिया। वो जाने के लिए खड़ा हुआ। भाई, मैंने पागलों की तरह कांच को पीटा। वो मुड़ा और उसके होंठ हिले। जिस तरह उसके होंठ हिले उससे साफ था कि उसने कहा, मम्मी से सावधान रहना। साउमिन के जाने के बाद मैं सदमे में रह गया। मेरी बायोलॉजिकल माँ ने नदी में कूदकर जान नहीं दी थी।
बल्कि उसका मर्डर हुआ था। कातिल कौन है? उसने कहा कि मैं खुद सोचूं और मुझे सावधान रहना होगा। क्या ये वाकई वही नहीं है? ये बहुत डरावना है। पुराने सांग ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उसे बातचीत के बारे में बताया है। पुराने सांग ने ठंडी सांस ली। अगर तुम्हारी बायोलॉजिकल माँ का वाकई मर्डर हुआ था तो तुम्हारी माँ, बेहतर होगा कि तुम आगे मत बोलो। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। ये अनुमान बहुत ज्यादा डरावना है। मुझे इस पर यकीन करने की हिम्मत नहीं हो रही। वकील ली जल्द ही नई खबर लाए। कोर्ट ने सर्च वारंट की रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी है। उन्होंने कहा, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीजों की तलाशी ली जा सकती है जो केस से रिलेटेड हो। बहुत अच्छे, ज्यादा खुश मत हो। वकील ली ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुम्हारी माँ यकीनन इसे रोकेगी। जब तक वो घर पर न हो उतना काफी है। उन्होंने छुट्टी ले ली है। वह हमेशा घर पर ही रहती हैं। मैं दंग रह गया। मेरी माँ ने छुट्टी ले ली है और वो घर पर ही हैं। वो किस चीज से खुद को बचा रही हैं? लेकिन वकील ली रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराए। मुझे पता चला है कि परसों सुबह वो सिविल लॉसूट के सिलसिले में कोर्ट जाएंगी। मौका आ गया है। क्या हम उस वक्त जा पाएंगे? मैं अरेंज करने की कोशिश करूंगा। 2 दिन बाद वकील ली वाकई इसमें कामयाब रहे। उन्हें वो मिल गई। उन्होंने मुझे एक्साइटमेंट के साथ कॉल किया। तुम्हारे पिता की तिजोरी में वाकई एक डायरी है। जो कुछ लिखा है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मैंने जरूरी हिस्सों की फोटोकॉपी कर ली है। उसी दोपहर मैंने अपने पिता की डायरी देखी। पीले पड़ चुके पन्ने, जानी पहचानी लिखावट। तारीख 15 मार्च 2004 है। आज शियाओलिन एक बच्चे के साथ मुझसे मिलने आई। शियाओलिन यकीनन मेरी बायोलॉजिकल माँ होगी। बच्चा बहुत प्यारा है। उसकी आंखें और भौहें मुझसे मिलती हैं। शियाओलिन कहती है कि बच्चे का नाम लेई लेई है। लेई मैं ही हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर सुफांग को पता चला तो वो पागल हो जाएगी। सुफांग मेरी माँ का नाम है। मैंने आगे पढ़ना जारी रखा। शियाओलिन कहती है कि उसे कोई पहचान नहीं चाहिए, बस चाहती है कि मैं बच्चे को अपना लूं। वो कहती है कि बच्चा बेगुनाह है। मेरा दिल पसीज गया। तारीख 20 मार्च पर आती है। मैंने सुफांग को सब सच बता दिया। उसका रिएक्शन मेरी उम्मीद से ज्यादा शांत था। उसने कहा कि चूंकि बच्चा पैदा हो चुका है इसलिए हमें उसे पालना चाहिए। मैं बहुत हैरान हुआ। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार भी हूं। सुफांग ने कहा, लेकिन एक शर्त पर। शियाओलिन को गायब होना होगा। वो कभी सामने नहीं आ सकती। 25 मार्च। शियाओलिन मान गई। उसने बच्चा मुझे सौंप दिया। उसने कहा कि वो ये शहर छोड़ देगी। जाने से पहले उसने लेई लेई को गले लगाया और काफी देर तक रोई। मैंने उससे वादा किया कि मैं बच्चे का ख्याल रखूंगा। 1 अप्रैल। वो गायब हो गई। किसी ने कहा कि उसने नदी में कूदते हुए देखा। बदकिस्मती से वो वैसी इंसान नहीं है। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा लेकिन कोई सुराग नहीं है। 10 अप्रैल। पुलिस आई। उन्होंने कहा कि उन्हें नदी में एक औरत की लाश मिली है। उन्होंने मुझे पहचान के लिए बुलाया। वो शियाओलिन नहीं है। वो कहाँ गई? डायरी यहां कुछ समय के लिए रुक गई। अगला नोट 6 महीने बाद का है। लेई बीमार है। उसे तेज बुखार है जो उतर नहीं रहा। सुफांग बहुत ही लगन से उसका ख्याल रख रही है। शायद मैंने उसे गलत समझा। मैं आखिरी पन्ने पर आया। ये मेरे पिता के गुजरने से 1 महीने पहले लिखा गया था। मैं मर रहा हूं। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे लिखना चाहिए? उस दिन मैं पुरानी चीजें समेट रहा था। मुझे कुछ मिला। वो सुफांग का रुमाल है। उस पर खून के धब्बे हैं। ये अप्रैल 2004 का रुमाल है जब शियाओलिन गायब हुई थी। मुझमें न पूछने की हिम्मत है और न ही इन्वेस्टिगेट करने की कि क्या वाकई वैसा ही है जैसा मैं सोच रहा हूं। लेई का क्या होगा? छोड़ो, इस राज को मेरे साथ कब्र में जाने दो। बस उम्मीद है कि लेई सुरक्षित और बड़ा हो। मुझे माफ कर देना। डायरी यहां खत्म होती है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरे पिता को पता था। उन्हें सब पता था। उन्हें पता था कि मेरी मां ने शियाओलिन को मार दिया होगा। उन्हें पता था कि मैं एक शेरनी के पंजों के नीचे रह रहा हूं, लेकिन उन्होंने खामोशी चुनी। परिवार की ऊपरी शांति के लिए या मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। वकील ली की आवाज मुझे हकीकत में वापस ले आई। क्या कोई और डिस्कवरी हुई है? वकील ली ने एक और डॉक्यूमेंट निकाला। ये तिजोरी में मिला था। ये एक पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट है। टेस्ट की डेट 18 मार्च 2004 है। रिजल्ट दिखाते हैं कि साओ लेई वाकई साओ शियांगो के बायोलॉजिकल बेटे हैं। मेरे पिता, तुम्हारे पिता ने पहले ही डीएनए टेस्ट करवा लिया था। वकील ली ने कहा। अब मैं समझा। इस डीएनए टेस्ट के साथ मेरे पिता की हिम्मत हुई कि लेकर घर आ सके। वकील ली, क्या मेरी बायोलॉजिकल माँ की पहचान का पता लगाया जा सकता है? मुझे बस इतना पता है कि उसका नाम शियाओलिन है। उम्र 25 साल। शियाओलिन, एक परदेसी औरत। मैंने इस नाम को धीरे से दोहराया।
ये वो औरत है जिसने मुझे जिंदगी दी, जिससे मैं कभी नहीं मिला। अब हम हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई है। वकील ली गंभीर लग रहे थे। क्या तुम्हारे पुराने घर के बेसमेंट में चेन हुआन के अलावा पुलिस को कुछ हड्डियां भी मिली हैं? मैं कांप उठा। हड्डियों का एनालिसिस किया जा रहा है, वकील ली ने कहा। अगर ये वाकई इंसान की हड्डियां हैं तो ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड है। वे मेरी बायोलॉजिकल मां की हो सकती हैं। वक्त भी मैच करता है। वकील ली ने सिर हिलाया। 20 साल पहले गायब हुई थी। हड्डियों का पुरानापन भी वैसा ही है। अगर ऐसा है तो मेरी मां ने न सिर्फ शियाओलिन को मारा, बल्कि लाश को अपने ही घर के बेसमेंट में दफना दिया और फिर दुश्मन के बेटे को पाला। इसके लिए किस तरह की भयानक साइकोलॉजी की जरूरत होती है, वकील ली? अगर ये कंफर्म हो गया कि वे तुम्हारी बायोलॉजिकल मां के अवशेष हैं, तो तुम्हारी मां मर्डर की सस्पेक्ट हैं, वकील ली ने कहा। और बहुत मुमकिन है कि उसने ही चेन वान को मारा हो। क्यों? तुम्हें फंसाने के लिए, वकील ली ने एनालाइज किया। उसने 20 साल तक इंतजार किया, जब तक कि उसे आखिरकार एक मौका नहीं मिल गया। लेकिन चेन हुआन बेगुनाह है। उसकी नजर में कोई बेगुनाह नहीं है, तुम भी नहीं। उस रात मैंने ये सब लाओ सांग को बताया। लाओ काफी देर तक सुनने के बाद कुछ नहीं बोल पाया। भाई, तुम्हारी जिंदगी तो मेरी सोच से भी ज्यादा दुख भरी है। अब मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। सच? लाओ सांग ने आह भरी। सच ये है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें 20 साल तक सिर्फ इसलिए पाला ताकि एक दिन वो तुम्हें अपने हाथों से बर्बाद कर सके। ये बदले की इंतहा है। हाँ, मुझे मार देना तो बहुत सस्ता पड़ता, मुझे पालना और फिर तबाह करना, मुझे उम्मीद के बीच मायूसी में छोड़ देना, फैमिली लव में धोखा देना, ये सबसे क्रूर बदला है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, अगर वो मुझसे बदला लेना चाहती थी तो उसने 20 साल इंतजार क्यों किया? शायद वो किसी मौके का इंतजार कर रही थी। कैसा मौका? लाओ ने कुछ पल सोचा। तुम्हारे गलती करने का मौका, है ना? अगर तुम्हारा बिहेवियर हमेशा परफेक्ट रहता तो उसके पास हमला करने की कोई वजह नहीं होती। लेकिन अब मेरे घर में किसी की मौत हुई है। एक गोल्डन चांस। लेकिन मैंने चेन वॉन को नहीं मारा। तुमने नहीं, तुम्हारे भाई ने। लाओ कहता है कि तुम्हारे भाई ने मर्डर किया। तुम्हारी माँ उसे कवर कर रही है और साथ ही तुम्हें फंसाकर एक तीर से 2 शिकार कर रही है। बात तो समझ आती है, लेकिन अब भी सबूतों की जरूरत है। अगले दिन वकील ली वापस आए। डीएनए के रिजल्ट आ गए हैं। उनके एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स हैं। मेरी बायोलॉजिकल माँ वही है। सिर्फ इतना ही नहीं, वकील ली ने कहा। फॉरेंसिक को खोपड़ी पर एक जानलेवा चोट मिली है। कैसी चोट? किसी भारी चीज से किया गया वार। वकील ली ने इशारा किया। मर्डर वेपन कोई हथौड़ा या ऐसी ही कोई चीज होनी चाहिए। मुझे पिता की डायरी में जिक्र किए गए खून से सने रुमाल की याद आई। क्या यह साबित हो सकता है कि यह मेरी मां ने किया? मुश्किल है, वकील ली ने सिर हिलाया। बहुत वक्त बीत चुका है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो अब हम क्या करें? एक अच्छी खबर है, वकील ली ने कहा। तुम्हारे भाई की तरफ से एक ब्रेक थ्रू मिला है। क्या? चेन हुआन का फोन मिल गया है। चेन वॉन का फोन स्कूल के तालाब में मिला। फोन पानी से बुरी तरह खराब हो चुका था, लेकिन मेमोरी कार्ड अब भी पढ़ा जा सकता था। वकील ली कहते हैं कि उसमें एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है। वकील ली ने फोन निकाला और रिकॉर्डिंग प्ले की। शोर के बीच एक बातचीत सुनाई देती है। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो चेन वॉन की आवाज है। छोटी बच्ची, तुम बहुत ज्यादा जानती हो। एक आदमी की आवाज है, वो साओमिन है। मैं अपने भाई की आवाज पहचानता हूँ। मैं कुछ नहीं कहूंगी। डॉक्टर साव, प्लीज मुझे जाने दीजिए। बचाओ। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो जाती है। मैंने मुट्ठी भींच ली। यकीनन ये साओमिन ही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, वकील ली ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। क्या प्रॉब्लम? इस रिकॉर्डिंग की डेट 10 दिसंबर है, 12 नहीं। क्या? इसका मतलब है कि तुम्हारे भाई ने चेन को 10 तारीख को धमकी दी थी, लेकिन चेन की मौत 12 तारीख को हुई। 2 दिन का फर्क है। क्या रिकॉर्डिंग का टाइम गलत हो सकता है? टेक्निकल डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है कि टाइम सही है। तो उन 2 दिनों में क्या हुआ? क्या ये मुमकिन है कि तुम्हारे भाई ने उसे 10 तारीख को धमकाया हो और 12 को मर्डर किया हो? इसकी उम्मीद कम है, वकील ली ने एनालाइज किया। अगर वो उसे खामोश करना चाहता तो वो 2 दिन की देरी नहीं करता। बात तो सही है, जब तक कि मैं एक पॉसिबिलिटी के बारे में न सोचूं। जब तक कि क्या? जब तक कि साओमिन ने उसे न मारा हो। वकील ली हैरान रह गए। तो फिर किसने? मैंने गहरी सांस ली। मेरी मां ने। पूरी लॉजिकल कड़ी अब साफ होने लगी है। साओमिन ने दवाइयों की वजह से चेन हुआन को धमकाया। चेन हुआन डर गई और मदद मांगना चाहती थी। हो सकता है उसने मेरी मां को ढूंढा हो। आखिरकार स्टूडेंट्स की नजर में टीचर की मां एक भरोसेमंद बुजुर्ग होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये औरत एक मौके का इंतजार कर रही थी, मुझे फंसाने के मौके का। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मां ने इसका फायदा उठाया? जितना मैं सोचता हूं, उतना मुझे लगता है कि शायद उसने ही चेन हुआन को मारा और मुझे फंसा दिया। लेकिन वे तुम्हारे भाई के गुनाहों को क्यों ढकना चाहेंगे? क्योंकि साओमिन उसका बायोलॉजिकल बेटा है। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया।
और मैं नहीं। वकील ली खामोश रहे। अगर ऐसा है तो तुम्हारी माँ एक असली शैतान है। मैंने उनके लिए जुमला पूरा किया। हाँ, एक शैतान, 20 साल से नकाब पहने एक शैतान। अब हम क्या करें? वकील ली ने पूछा। मैंने दांत भींच लिए। पता लगाइए कि 12 की रात मेरी माँ कहाँ थी। वो कहेगी कि वह घर पर थी, तो पता लगाइए कि क्या उसका कोई गवाह है। वकील ली ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा। उनके जाने के बाद मैंने साउमिन को कॉल करने की रिक्वेस्ट की। फोन काफी देर तक बजने के बाद उठा। हेलो भाई, मैं हूं। सन्नाटा। मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली है। कैसी रिकॉर्डिंग? वो अनजान बनने लगा। चेन हुआन को तुम्हारी धमकी वाली रिकॉर्डिंग। और सन्नाटा। भाई 10 तारीख के बाद क्या हुआ? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। चेन हुआन ने मम्मी को ढूंढा था, है ना? दूसरी तरफ से तेज सांसों की आवाज सुनाई दी। भाई तुम्हें पता है मम्मी ने क्या किया, है ना? बहुत हुआ साउमिन, वो अचानक चिल्लाया और फिर फोन काट दिया। मैं जानता था कि मैं सही हूं। साउमिन सच जानता है, लेकिन वो खामोश रहना चुनता है क्योंकि वो उसकी माँ है और मैं सिर्फ एक अजनबी। रात को मुझे एक सपना आया। मैंने एक जवान औरत को देखा। वह गोद में एक बच्चे को लिए नदी के किनारे खड़ी थी। बेटा, मम्मी को माफ कर देना। उसने बच्चे को जमीन पर रखा और नदी में कूदने के लिए मुड़ी। अचानक उसके पीछे एक साया दिखाई दिया। मेरी माँ के हाथ में एक हथौड़ा था। मैंने घबराकर सपना देखते हुए आंखें खोली। मैं ठंडे पसीने में नहाया हुआ था। शोर सुनकर पुराना सांग जाग गया। क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा? तुमने क्या देखा? मैंने उसे अपना सपना बताया। पुराना सांग ने आह भरी। जो तुम दिन में सोचते हो वही रात में सपने में आता है। पुराने सांग, तुम्हें क्यों लगता है कि मेरी बायोलॉजिकल माँ उस वक्त चली गई थी? और क्यों? तुम्हारे पिता की पहली पत्नी ने उसे रहने नहीं दिया होगा। लेकिन वो औरत मान क्यों गई? बच्चों के लिए इंसान कुछ भी बर्दाश्त कर लेता है। बच्चों के लिए। उसने यकीनन सोचा होगा कि अगर वो मुझे छोड़ देगी तो मेरी जिंदगी अच्छी होगी। किसे पता था कि मैं भेड़िए के मुंह में गिर जाऊंगा? पुराने सांग ने सिर हिलाया। हाँ, अगर शियाओलिन को पता होता कि उसने अपनी जिंदगी के बदले जो चीज पाई वो उसका बेटा और 28 साल का नर्क था, तो क्या वो पछताती? अगले दिन एक अनचाही मुलाकात हुई। वो चेन हुआन की माँ थी, एक कमजोर और थकी हुई अधेड़ उम्र की औरत। आंटी। मैंने रिसीवर उठाया। उसने काफी देर तक मुझे घूर कर देखा। प्रोफेसर साओ, क्या वाकई आपने हुआन को मारा? मुझे नहीं पता था। वो रोने लगी। हुआ अक्सर कहती थी कि आप एक अच्छे प्रोफेसर हैं। आंटी, क्यों? आपकी मेरी माँ से बात कैसे हुई? चेन की माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा। उसने कहा कि उसे पूरा यकीन है कि तुम ही कातिल हो। उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम उसे सब कुछ संभालने के लिए ऑथराइज कर दें। आप लोग मान गए? हम दूसरे राज्य में काम करते हैं, हम नहीं आ सकते, चेन की माँ ने कहा। और उसने कहा कि वो तुम्हारी माँ है और तुम्हें किसी और से बेहतर जानती है। और क्या कहा? चेन की माँ ने कुछ पल सोचा। उसने कहा कि तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। यही तुम्हारा हुआ पर कर्ज है। आंटी, हुआ के साथ कुछ होने से पहले उसने मेरी माँ को ढूंढा था। चेन की माँ हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता? वाकई, हुआ का कॉल आया था और उसने कहा था कि कोई उसे धमका रहा है। वो बहुत डरी हुई थी। फिर मैंने उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। उसने कहा कि वो इंसान एक डॉक्टर है जिसका सोशल स्टेटस बहुत है। पुलिस शायद यकीन न करे, इसलिए उसने तुम्हारी माँ को ढूंढा। उसने कहा कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी इंसान है, वो उसकी मदद जरूर करेगी। चेन की माँ और भी जोर से रोने लगी। किसे पता था कि ये घर में भेड़िए को दावत देने जैसा था। आंटी, क्या आप मुझ पर यकीन करती हैं? चेन की माँ हुआ की डायरी देख रही थी। मैंने फिर से डायरी पढ़ी। प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि हुआ को तुम्हारी आंखों की अजीब नजर पसंद नहीं थी। चेन की माँ ने सिर हिलाया। लेकिन मैंने ओरिजिनल पढ़ी है। उसका मतलब वो नहीं था। आपका क्या मतलब है? हुआ ने लिखा था कि प्रोफेसर साओ आजकल परेशान लग रहे हैं। उनकी आंखों में हमारे लिए फिक्र थी, जैसे उन्हें डर हो कि हमारे साथ कुछ बुरा न हो जाए। अब मैं समझा। प्रोसिक्यूटर ने बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। प्रोफेसर साओ, मुझे बताइए मेरी बेटी को किसने मारा? मैंने उस बेचारी माँ की तरफ देखा। मैं सच का पता लगाकर रहूंगा। चेन की माँ के जाने के बाद वकील ली आए। एक बड़ी डिस्कवरी हुई है, उन्होंने एक्साइटमेंट में कहा। पता चला है कि तुम्हारे पुराने घर के बेसमेंट का रिनोवेशन 20 साल पहले हुआ था। यानी रिनोवेशन का वक्त तुम्हारी माँ के गायब होने के वक्त से मैच करता है। वक्त मैच करता है। उस वक्त जो मजदूर रिनोवेशन का काम देख रहा था वो भी मिल गया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारी माँ उस वक्त बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। उसने खुद काम की निगरानी करने की जिद की थी। वकील ली ने आवाज धीमी की। और उसने मजदूरों को दक्षिण पूर्वी कोने को छूने तक नहीं दिया। वही दक्षिण पूर्वी कोना जहां अवशेष मिले हैं। ये एविडेंस के तौर पर काम आ सकता है। इनडायरेक्ट एविडेंस, वकील ली ने कहा, लेकिन बाकी सबूतों के साथ मिलकर ये एक पूरी चेन बना सकता है। और क्या सबूत?
वकील ली रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराए। तुम्हारे पिता की डायरी में खून से सने रुमाल का जिक्र है। अगर वो मिल जाए। 20 साल बीत चुके हैं, उसने बहुत पहले उसे फेंक दिया होगा। जरूरी नहीं है, वकील ने कहा। कुछ लोगों को चीजें इकट्ठा करने की सनक होती है, खासकर यादें। क्या कोई माँ खून से सने रुमाल को याद के तौर पर रखेगी? सिर्फ सोचने भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम कहाँ ढूंढें? तुम्हारे पुराने घर की तलाशी ली जा चुकी है और वहां वो नहीं मिला। वकील ली ने कहा, लेकिन तुम्हारी माँ अब जहां रहती है वहां की तलाशी के लिए हमें सर्च वारंट चाहिए। या? वकील ली ने मेरी तरफ देखा। और तुम्हारे भाई का कोऑपरेशन? वो कोऑपरेट करेगा। मैं कोशिश करूंगा। मैंने फिर से कॉल करने की रिक्वेस्ट की। इस बार साउमिन ने जल्दी फोन उठा लिया। बोलो भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वह मजाक उड़ाते हुए बोला। मम्मी के खिलाफ लड़ने में तुम्हारी मदद करूं? भाई, उसने चेन को भी मार दिया। तुम्हें पता है ना? मैंने अपनी बात जारी रखी। चेन ने मम्मी को ढूंढा और फिर वो मर गई। तो क्या भाई? तुम एक डॉक्टर हो, तुमने जाने बचाने की कसम खाई थी। मुझे लेक्चर मत दो। तो फिर मैं फायदे की बात करता हूं। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अगर मम्मी पकड़ी गई तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें फंसा देगी? सन्नाटा और भी गहरा हो गया। वो अपने प्यारे बेटे को प्रोटेक्ट करेगी। मैंने दबाव डालना जारी रखा। लेकिन किस कीमत पर? अपने दूसरे बेटे को जुर्म की सजा भुगतने देकर? तुम क्या चाहते हो? वो खून से सना रुमाल। मैं सीधे मुद्दे पर आया। वो रुमाल जिसका जिक्र पिता की डायरी में है। कैसा खून से सना रुमाल? वो रुमाल जिसे मम्मी ने 20 साल पहले इस्तेमाल किया था जब उन्होंने मेरी बायोलॉजिकल मां का मर्डर किया था। क्या तुम पागल हो गए हो भाई? इसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे खिलाफ चेन हुआन को धमकाने की जांच नहीं करवाऊंगा। ये एक सौदा है, एक खुला सौदा। फोन के दूसरी तरफ साउमिन की सांसें तेज हो गई थीं। मुझे किसी रुमाल के बारे में कुछ नहीं पता। मम्मी के कमरे में जरूर कोई सीक्रेट जगह होगी। हो सकता है कोई तिजोरी हो। बीप बीप। उसने फिर से फोन काट दिया। लेकिन मैं जानता था कि मैंने उसे हिला दिया है। वाकई 2 दिन बाद वकील ली खुशखबरी लेकर आए। तुम्हारे भाई ने एक पैकेट भेजा है। पैकेट के अंदर धातु का एक डिब्बा था। उस डिब्बे के अंदर एक पीला पड़ चुका रुमाल था। रुमाल पर खून के धब्बे थे जो भूरे पड़ चुके थे। और साथ में एक फोटो भी थी। फोटो में एक जवान औरत थी जिसकी गोद में एक बच्चा था। वह औरत बहुत नाजुक और दयालु दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। बच्चा गहरी नींद में सोया था। फोटो के पीछे लिखा था, शियाओ युए और लेई, मार्च 2004। मेरे हाथ कांपने लगे। ये पहली बार था जब मैंने अपनी बायोलॉजिकल मां को देखा। पता चला कि वो कितनी जवान थी। पता चला कि उसकी मुस्कान कितनी खूबसूरत थी। पता चला कि मैं उसकी बाहों में कितनी शांति से सोता था। प्रोफेसर साओ, वकील ली की आवाज बहुत धीमी थी। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। इसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। अगर रुमाल पर मौजूद खून लिन शियाओ युए का निकला तो ये एक पुख्ता सबूत होगा। डीएनए मैच करने में वक्त लगता है। इंतजार के दिनों में कुछ नई डिस्कवरीज हुई। चेन हुआन की बेस्ट फ्रेंड शियाओ मेई ने मुझसे बात की। वकील ली ने बताया, शियाओ मेई, मैं इस लड़की को जानता हूं। वो चेन की सबसे अच्छी दोस्त है। उसने क्या कहा? उसके पास चेन का एक और मोबाइल फोन है। एक और मोबाइल? चेन के पास 2 फोन थे। एक वो जो उसके पेरेंट्स ने उसे दिया था और दूसरा वो जो उसने प्राइवेट यूज के लिए खरीदा था। उस प्राइवेट फोन में क्या है? वकील ली ने एक टैबलेट निकाला। इसे खुद देख लो। ये चेन हुआन की चैट हिस्ट्री थी। 10 दिसंबर की रात। चेन, शियाओ मेई, मुझे बहुत डर लग रहा है। शियाओ मेई, क्या हुआ? चेन, याद है मैंने तुम्हें उस डॉक्टर के बारे में बताया था जो दवाइयां चुराता है? शियाओ मेई, प्रोफेसर साओ के भाई ने मुझे धमकाया है। शियाओ मेई, पुलिस को फोन करो। चेन, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। उसने कहा कि उसकी ऊपर तक पहुंच है। 11 दिसंबर। चेन, मुझे एक आइडिया आया है। मैं प्रोफेसर साओ की मम्मी से बात करूंगी। शियाओ मेई, क्यों चेन? चेन, उन्हें अपने बेटे को कंट्रोल करना चाहिए। शियाओ मेई, सावधान रहना। चेन, फिक्र मत करो। प्रोफेसर साओ इतने अच्छे इंसान हैं, उनकी मां भी यकीनन अच्छी ही होंगी। 12 दिसंबर की दोपहर। चेन, मैंने आज रात साओ की मां से मिलने का प्लान बनाया है। शियाओ मेई, तुम कहां मिलोगी? चेन, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साओ के घर पर बात करना ज्यादा प्राइवेट रहेगा। शियाओ मेई, कौन से घर पर? चेन, शहर के बाहर वाले पुराने घर पर। यह चेन हुआन का आखिरी मैसेज था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अगर चेन ने इतना भरोसा न किया होता, अगर उसने पुलिस को कॉल कर दिया होता। वकील ली ने चेन हुआन की एक रिकॉर्डिंग प्ले की। 12 दिसंबर रात 10:30 बजे। मैं प्रोफेसर साओ की मम्मी से मिलने जा रही हूं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज इसे पुलिस को दे देना। डॉक्टर साओमिन हॉस्पिटल में गैरकानूनी तरीके से दवाइयां बेचता है। मेरे पास सबूत हैं।
उसने मुझे चुप रहने के लिए धमकाया, लेकिन मैं उसे लोगों को नुकसान पहुंचाते रहने नहीं दे सकती। मुझे यकीन है साओ की मम्मी इंसाफ करेंगी। अगर मुझे वाकई कुछ हो जाए तो प्लीज मेरे पेरेंट्स को बता देना। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ऑडियो खत्म हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो 10:30 बजे निकली। मौत का वक्त 11 से 1 के बीच है, जो बिल्कुल मैच करता है। इससे साबित हो सकता है कि मेरी माँ ने ही उसे वहां बुलाया था। शियाओ मेई गवाही देगी, वकील ली ने कहा, लेकिन तुम्हारी माँ यकीनन इसे नकार देगी। उन्होंने उसका फोन चेक किया, उस दिन का कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं है। हो सकता है उन्होंने किसी और फोन का इस्तेमाल किया हो। हाँ, इसलिए हमें और सबूत चाहिए। ठीक उसी वक्त लाओ, सांग बोला। भाई, मुझे एक इंसान का ख्याल आ रहा है। कौन? वांग आंटी, पुराने सांग ने कहा। पुराने घर के मोहल्ले वाली वांग आंटी। वे अपनी दखलंदाजी के लिए मशहूर हैं। पुराने सांग ने हंसते हुए कहा। उस इलाके में ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें पता न हो। हाँ, वांग आंटी पुराने घर के ठीक सामने रहती हैं। उन्हें दरवाजे पर बैठकर लोगों को आते जाते देखना पसंद है। क्या वकील ली इन वांग आंटी को ढूंढ सकते हैं? मैं कोशिश करूंगा। उसी शाम वकील ली खबर लेकर आए। वो मिल गई और उसे सब अच्छी तरह याद है। उसने क्या कहा कि 12 दिसंबर की रात उसने तुम्हारी माँ को देखा था। मैं एक्साइटेड हो गया। किस वक्त? करीब 10:50 बजे, वकील ली ने बताया। वांग आंटी को ये बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि वो एक सीरियल देख रही थीं और ठीक उसी वक्त एड विज्ञापन आया था। तुम्हारी माँ अकेली थी? नहीं, वो एक लड़की के साथ थी, चेन हुआन। वांग आंटी उसे नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि लड़की ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और फिर वे पुराने घर के अंदर चली गईं। वकील ली थोड़ा रुके। करीब 11:30 बजे तुम्हारी माँ अकेली बाहर निकली। इस बात का पुख्ता सबूत है कि एक इंसान अंदर गया और लड़की बाहर नहीं आई। क्या वांग आंटी गवाही देने के लिए तैयार हैं? वो थोड़ी डरी हुई हैं, वकील ली ने कहा। आखिरकार वो मर्डर का इल्जाम लगा रही हैं। हमें उन्हें मनाना होगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा। वांग आंटी की गवाही और चेन हुआन की चैट हिस्ट्री के साथ सबूतों की एक पूरी चेन बन सकती है, लेकिन आखिरी सबूत की अब भी कमी है। रुमाल के डीएनए रिजल्ट कब आएंगे? वकील ली ने अपनी घड़ी देखी। शायद आज ही, जैसे कि किस्मत को यही मंजूर था। उनका फोन बज उठा। हेलो, क्या बात है? क्या आपको यकीन है? ठीक है। फोन रखते वक्त उनके एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स थे। रिजल्ट आ गए हैं। वो मेरी बायोलॉजिकल माँ का ही खून है। हाँ, आखिरकार पहेली के सारे टुकड़े जुड़ गए। 20 साल पहले मेरी माँ ने शियाओलिन को मारा और लाश बेसमेंट में दफना दी। 20 साल बाद उसने चेन हुआन को भी मार दिया और मुझ पर 2 मर्डर का इल्जाम मढ़ दिया, सिर्फ एक बेगुनाह लड़की से बदला लेने के लिए। अब हम दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं, वकील ली ने कहा। इंतजार करो। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया। क्या हुआ? मेरी माँ ने पुराना घर ही क्यों चुना? तुम्हारा क्या मतलब है? वो चेन हुआन को कहीं भी बुला सकती थी, वकील ली ने सोचा, क्योंकि वो तुम्हें फंसाना चाहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने सिर हिलाया। पुराने घर के बेसमेंट में मेरी बायोलॉजिकल माँ दफन है। वो चेन हुआन को वहीं ले गई। अचानक मैं समझ गया, वह कोई रस्म पूरी कर रही है। जिस जगह मर्डर हुआ था वहीं। मुझे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। मारना, पुराने नफरत को मिटाने के लिए नए खून का इस्तेमाल करना। वकील ली को भी कंपकंपी महसूस हुई। तुम्हारी माँ मानसिक रूप से बीमार है, मेरा मतलब है पूरी तरह से विक्षिप्त। उस रात मैंने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें सभी सबूतों और तर्कों को विस्तार से समझाया। दोबारा जांच की रिक्वेस्ट की। मैंने वकील ली से कहा कि वे सफल होंगे। वे आत्मविश्वास से भरे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। मेरी माँ हार नहीं मानेगी। वो 20 साल से इसकी प्लानिंग कर रही है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वाकई, अगले दिन जवाबी हमला हुआ। तुम्हारी माँ ने शहर के वकीलों की सबसे अच्छी टीम हायर कर ली है। वकील ली के चेहरे पर उदासी है। जैसा सोचा था, ये उससे भी कहीं ज्यादा है, वकील ली ने कहा। उन्होंने नए सबूत पेश किए हैं। क्या सबूत? तुम्हारी साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन रिपोर्ट। उसमें क्या लिखा है कि तुम्हारा मेंटल इलनेस का इतिहास रहा है और तुम्हारी हिंसक प्रवृत्तियां हैं। बकवास। वकील ली ने बताया कि उन्हें 3 सो कॉल्ड गवाह मिले हैं। वे कह रहे हैं कि तुम्हें बचपन से ही समस्याएं थीं। सब झूठ है। मैं जानता हूं कि वकील ली मुझे दिलासा दे रहे हैं। फिक्र मत करो, सच हमारे पास है। सच तो है, लेकिन क्या कोर्ट में सिर्फ सच काफी होता है? वकील ली ने कहा कि वांग आंटी के साथ अभी भी काम चल रहा है। उनका परिवार नहीं चाहता कि वे इसमें पड़ें। अगर वांग आंटी गवाही नहीं देती हैं तो क्या कोई और गवाह है? मैं ढूंढ रहा हूं। ठीक उसी वक्त पुराना सांग बोला। भाई, शायद तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। कैसी सोच? ये साबित करने के बजाय कि तुम्हारी माँ गुनहगार है, बेहतर होगा कि तुम उसे खुद ये कबूल करने पर मजबूर कर दो। वो कैसे कबूलेगी? पुराना सांग रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया
औरतें, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके बच्चे होते हैं। साओमिन, तुम्हारा मतलब है कि अगर उसे लगे कि साओमिन खतरे में है? पुराने सांग ने शांति से समझाया। मैं समझ गया, ये एक जाल बिछाने के लिए है, साओमिन को चारे की तरह इस्तेमाल करना। लेकिन ये कैसे करें? पुराने सांग ने आवाज धीमी की। 10 मिनट बाद मैंने भाई साओमिन को कॉल किया। एक समझौता करते हैं। वो बहुत हैरान था। किस लिए? मैं जुर्म कबूल कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। अपना ख्याल रखना, मैंने अर्थपूर्ण तरीके से कहा। मम्मी, साओमिन कह रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? चेन वन, तुम्हारा सीक्रेट जानकर मरी थी। मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। मुझे पता है कि मम्मी का सीक्रेट खत्म होने वाला है। अगला इंसान जिसे ये सीक्रेट पता चलेगा वो तुम हो। एक लंबा और गहरा सन्नाटा। तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, मैंने कहा। मम्मी सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने उसकी बात काट दी। उनके दिल में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीक्रेट या बेटा? कॉल कट गई। अब बीज बो दिया गया है। देखते हैं ये कब अंकुरित होता है। कोर्ट में आमना सामना और दोबारा सुनवाई की रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई। सुनवाई की नई तारीख 1 हफ्ते बाद तय की गई। इस हफ्ते जमीन के नीचे हलचल मची हुई है। वकील ली ने बताया कि तुम्हारी मां कई चालें चल रही है। उदाहरण के लिए वो किसी को ढूंढ रही है। वकील ली के चेहरे पर अजीब भाव है। किसी ऐसे को ढूंढ रही है जो ये साबित कर सके कि तुम्हें मेंटल इश्यूज हैं। उसे मिल गया? हकीकत में उसे कुछ लोग मिल गए हैं। मैं हंसा। सब पैसे से खरीदे गए हैं, है ना? होना तो यही चाहिए, वकील ली ने कहा। लेकिन उनके बयान बहुत डिटेल्ड हैं। झूठ को कितना भी सच बनाकर पेश किया जाए, वो फिर भी झूठ ही रहता है। प्रॉब्लम ये है कि जरूरी नहीं कि जज भी ऐसा ही सोचे। यही हकीकत है। कभी कभी झूठ सच से ज्यादा प्रभावशाली होता है। वांग आंटी का क्या हुआ? वो अभी भी हिचकिचा रही हैं। वकील ने आह भरी। उनके बेटे ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने गवाही दी तो वो रिश्ता तोड़ लेगा। इंसानी रिश्तों की गर्माहट और कड़वाहट। तो फिर हम उन्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन उनकी गवाही के बिना भी और रास्ते हैं। मैंने कहा कि हकीकत में मैं साओमिन की खबर का इंतजार कर रहा हूं। वाकई तीसरे दिन साओमिन आया। उसका वजन काफी कम हो गया था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं। तुमने जो कहा वो सही है। वो सीधे मुद्दे पर आया। क्या? मम्मी वाकई मुझसे खुद को बचा रही हैं। उन्होंने घर की तिजोरी का पासवर्ड बदल दिया है। साओमिन कड़वाहट से मुस्कुराया। वो अभी भी मुझसे पूछ रही हैं कि क्या मैं पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। हकीकत में वो उसे विदेश भेजकर दूर करना चाहती थी, इसलिए उसने एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया था। साओमिन ने अपना फोन निकाला। रिकॉर्डिंग में उसकी और उसकी माँ की बातचीत सुनाई दे रही है। मम्मी, साओमिन को लगता है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो। क्यों ना तुम रिलैक्स करने के लिए विदेश चले जाओ? क्या तुम हमेशा जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल में नहीं पढ़ना चाहते थे? मम्मी, लेई लेई का केस अभी खत्म नहीं हुआ है। माँ की आवाज अचानक सख्त हो गई। लेकिन वो मेरा छोटा भाई है। वो नहीं है। माँ उत्तेजित हो गई। वो उस कुतिया की औलाद है। अहम सबूत। मम्मी शांत हो जाओ। मैं बहुत शांत हूं। माँ की आवाज फिर से सामान्य हो गई। साओमिन, मुझसे वादा करो कि तुम इस मामले में नहीं पड़ोगे। अगर लेई लेई को वाकई मौत की सजा होती है तो यही उसकी किस्मत है। माँ ने बेरहमी से कहा। बिल्कुल उसकी कम उम्र में मरने वाली माँ की तरह। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म होती है। इतना काफी है साओमिन, इतना काफी है। हालांकि उसने सीधे तौर पर मर्डर की बात नहीं मानी है, लेकिन उसने बहुत कुछ जाहिर कर दिया है। लेई लेई, साओमिन ने मेरी तरफ देखा। आई एम सॉरी। ये पहली बार था जब उसने माफी मांगी। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि वो उसे सबके लिए दुख है, खुद साओमिन के लिए भी, जो अपनी माँ के अंधे प्यार में जी रहा है। वो अपनी माँ के कंट्रोल में भी जी रहा है। एक तरह से वो भी एक विक्टिम है। जब ट्रायल शुरू होगा तुम कोर्ट में पेश होगे। साओमिन काफी देर तक खामोश रहा। हाँ, यह जवाब सोने के बराबर है। ट्रायल से एक दिन पहले वकील ली ने फाइनल तैयारियां की। सारे सबूत तैयार हैं, उन्होंने कहा। रुमाल, रिकॉर्डिंग, चैट हिस्ट्री और साओमिन की गवाही। मुझे वकील ली पर भरोसा था। इस बार हम यकीनन केस को पलट पाएंगे, लेकिन मैं उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। माँ के वकीलों की टीम कोई बेवकूफ नहीं है और उनके पास एक इक्का भी है। कैसा इक्का? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। 8 जनवरी 2025 को दोबारा सुनवाई शुरू हुई। इस बार कोर्टरूम बड़ा है, सुनने वालों की भीड़ ज्यादा है, मीडिया भी आया है। आखिरकार माँ अपने बेटे के लिए मौत की सजा मांग रही है। इस तरह का केस बहुत सनसनीखेज है। मैं कटघरे में बैठा हूँ। मेरी माँ गवाहों के स्टैंड पर बैठी है। हमारी आंखें मिलती हैं। उनकी नजरें अब भी ठंडी हैं, जैसे किसी अजनबी को देख रही हों। जज ने ट्रायल शुरू होने का अनाउंसमेंट किया। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन।
प्रोसिक्यूशन अपना बयान दे रहा है। नए एविडेंस के मुताबिक हमारे पास ये मानने की वजह है कि असली कातिल कोई और है। प्रोसिक्यूटर एक एक करके नए सबूतों की डिटेल देता है। हर सबूत मां की तरफ इशारा करता है। मां का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ जाता है, लेकिन वो घबराती नहीं है। अब डिफेंस की बारी है। मां का बेरहम वकील खड़ा होता है। मिस्टर जज, ये सो कॉल्ड नए सबूत आरोपी की सिर्फ कोरी कल्पना और अटकलें हैं। रुमाल 20 साल पुराना है। खून के धब्बों के ओरिजिन को कौन साबित कर सकता है? रिकॉर्डिंग को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और शक है कि ये गैरकानूनी रिकॉर्डिंग है। जहां तक साओमिन की गवाही की बात है, वकील ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, एक इंसान जिसे उसके अपने छोटे भाई ने धमकाया हो, क्या उसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? वकील की ऑरेटरी बहुत अच्छी है। उसने एक एक करके हर सबूत को खारिज कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वकील टॉपिक बदलता है। आरोपी का मेंटल इलनेस का इतिहास रहा है। मुझे पता था कि वे यही दांव खेलेंगे। प्लीज इन सबूतों को देखिए। नंबर 15 से 20 जज डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। ये 3 पड़ोसियों के बयान हैं। ये सभी साबित करते हैं कि आरोपी में बचपन से ही हिंसक प्रवृत्तियां थीं। ये आरोपी के हाई स्कूल टीचर की गवाही है। जब मैं ये झूठ सुन रहा था तो मुझे अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं किसी का इंतजार कर रहा था। कंक्लूजन ये है कि आरोपी को मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से दूसरों के द्वारा सताए जाने का वहम, डिल्यूजन है। मुझे ऐतराज है। एक आवाज गूंजी। सब मुड़कर देखने लगे। दरवाजे पर एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। वांग आंटी आ गई हैं। मैं गवाही देना चाहती हूँ, वांग आंटी ने ऊंचे स्वर में कहा। जज एक पल के लिए दंग रह गए। आपका नाम वांग हुआ है। आप पुराने घर के सामने रहती हैं। वांग आंटी कोर्ट के अंदर आई। मैंने देखा था कि जुर्म वाली रात क्या हुआ था। मां का चेहरा बदल गया, पूरी तरह बदल गया। प्लीज इस महिला को गवाहों के स्टैंड पर बुलाया जाए, जज ने कहा। वांग आंटी स्टैंड पर आईं। आपने क्या देखा? 12 दिसंबर की रात मैंने उसे देखा था। वांग आंटी ने मां की तरफ इशारा किया, जो एक स्टूडेंट को पुराने घर की तरफ ले जा रही थी। किस वक्त? 10:50 बजे। ठीक उसी वक्त जब टीवी सीरियल में विज्ञापन आ रहे थे। और फिर 11:30 बजे वो अकेली बाहर निकली। वांग आंटी की आवाज बहुत साफ थी। वो स्टूडेंट बाहर नहीं आई। क्या आपको यकीन है कि आपने साफ देखा था? बिल्कुल, मेरी नजर बहुत तेज है। कोर्ट रूम में फुसफुसाहट होने लगी। मां का वकील खड़ा हुआ। आदरणीय महिला, आप अब तक गवाही देने क्यों नहीं आई? मुझे डर लग रहा था। वांग आंटी ने सच कहा। किस बात का डर? इससे डर। वांग आंटी ने फिर से मां की तरफ इशारा किया। आप इनसे क्यों डरती हैं? वांग आंटी ने गहरी सांस ली। क्योंकि 20 साल पहले भी मैंने कुछ देखा था। पूरी हॉल में खलबली मच गई। जज भी सीधे होकर बैठ गए। 20 साल पहले, वांग आंटी ने कहा। वो भी एक रात थी। मैंने इसे पुराने घर की तरफ एक बड़ा बैग घसीटते हुए देखा था। कैसा बैग? काला, बहुत बड़ा और भारी। वांग आंटी ने इशारा किया। इसे घसीटने में उसे बहुत मेहनत लग रही थी। और फिर अगले दिन मैंने सुना कि एक औरत गायब हो गई है। तो आपको शक है कि? मैंने तब कुछ सोचने की हिम्मत नहीं की थी, वांग आंटी ने कहा। लेकिन अब बेसमेंट में अवशेष मिल गए हैं। मां के वकील ने जोर से चिल्लाकर कहा। ये बेबुनियाद अटकलें हैं। लेकिन डैमेज हो चुका था। अब सब मां की तरफ देख रहे थे। लेकिन अब वो एक गवाह नहीं, बल्कि एक सस्पेक्ट की तरह देखी जा रही थी। श्रीमती हुआंगसु फांग, जज ने मां की तरफ देखा। क्या आपको कुछ सफाई देनी है? मां खड़ी हुई। वे उम्मीद से ज्यादा शांत थीं। सफाई किस बात की? उन्होंने पूछा। 12 दिसंबर की रात आप कहाँ थीं? घर पर। क्या कोई इसे साबित कर सकता है? नहीं, वांग आंटी ने कहा। मैंने तुम्हें देखा था। उसे गलत फहमी हुई है। मां के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। मुझे 20 साल पहले की कोई बात याद नहीं है। वो झूठ बोल रही है। हर कोई जानता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोल रही है। साओमिन अचानक खड़ा हो गया। बस, अब और कुछ मत कहो। मां ने साओमिन की तरफ देखा। उनकी नजरों में पहली बार हलचल हुई। मम्मी, मान लो, साओमिन ने दर्द भरे स्वर में कहा। मुझे सब पता है। तुम्हें क्या पता है? मुझे पता है कि तुमने चेन को मारा है। साओमिन ने गहरी सांस ली। मुझे ये भी पता है कि तुमने लेई की बायोलॉजिकल मां को मारा है। मां का शरीर लड़खड़ा गया। तुम ये क्या कह रहे हो? मम्मी, लेई बेगुनाह है, साओमिन ने कहा। उसने अपना ओरिजिन खुद नहीं चुना था। बेगुनाह? मां अचानक मुस्कुरा दी। वो हंसी डरावनी थी। उसका वजूद ही एक पाप है। आखिरकार उन्होंने अपना नकाब उतार दिया। तुम्हें पता है मैंने ये 20 साल कैसे बिताए हैं? हर दिन उसे देखते हुए मुझे उस औरत की याद आती थी। मुझे तुम्हारे पिता का धोखा याद आता था। मैं उसका गला घोट देना चाहती थी, लेकिन मैंने खुद को रोका, क्योंकि मैं उसे बड़ा होते हुए देखना चाहती थी,
ताकि उसे पता चले कि मायूसी क्या होती है। जैसे मैं 20 साल तक मायूस रही हूं। वो जितना बोल रही थीं उतनी ही उत्तेजित हो रही थीं। मैंने ही लिन शियाओ युए को मारा था। वो बदचलन औरत, वो मरने के ही लायक थी। चेन हुआन, वो दखलंदाजी करने वाली लड़की, मेरे पास शिकायत लेकर आई थी कि साओमिन उसे धमका रहा है। मैंने कहा कि मैं संभाल लूंगी। उसने यकीन कर लिया। कितनी बेवकूफ थी, बिल्कुल उस वक्त की शियाओलिन की तरह बेवकूफ, जिसे लगा था कि मैं दयालु बनूंगी, उन्हें जाने दूंगी। सपनों में भी नहीं। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। ये एक इकबालिया बयान था, बिल्कुल साफ। फिर मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा। अब तुम संतुष्ट हो? अब तुम्हें सच पता चल गया है। और फिर क्या? तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तुमने दांव लगाया और हार गए, क्योंकि तुम हमेशा एक नाजायज औलाद ही रहोगे। एक नाजायज औलाद जिसे मैंने पाला है। यही तुम्हारी किस्मत है। इतना कहकर वो हताश होकर गिर पड़ी, जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। जज ने हथौड़ा मारा। कार्यवाही स्थगित की जाती है। ब्रेक के दौरान मुझे डिटेंशन रूम में ले जाया गया। वकील ले आए। हमने कर दिखाया। उसने अपने मुंह से मान लिया कि हाँ, मेरी मां ने मान लिया। उसने कोर्ट में सबके सामने 2 मर्डर की बात कबूल कर ली। अब तुम पर से सारे शक खत्म हो चुके हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मुझे उतनी राहत महसूस नहीं हुई जितनी मैंने सोची थी। क्या हुआ? वकील ली ने फिक्र के साथ पूछा कि मैं क्या सोच रहा हूं। मैंने धीरे से अपना मुंह खोला। इन 20 सालों में उनके दिल ने कितना दुख झेला होगा। उन्होंने मर्डर किया। उन्होंने चेन हुआन को भी मारा। मुझे पता है मैंने उनकी बात काटी, लेकिन क्या आपने सोचा है, एक औरत को पता चलता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है और ऊपर से उसकी नाजायज औलाद को घर ले आता है, वो क्या कर सकती है? उस जमाने में तलाक लेने वाली औरत की क्या किस्मत होती थी? बर्दाश्त करना और अपने पति की नाजायज औलाद को हर दिन अपने सामने घूमते हुए देखना। वकील ली खामोश रहे। मैं उनके जुर्म को सही नहीं ठहरा रहा हूं। मैं बस कह रहा हूं कि अगर कोई मर्डर करता है तो उसे कानूनी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मैं उसकी नफरत को समझ सकता हूं। अब मैं उससे नफरत कैसे करूं? नफरत है, पर उससे कहीं ज्यादा उसके लिए, मेरे लिए और हम सबके लिए दुख है। कोर्ट दोबारा खुलता है। इस बार कटघरे में मैं नहीं बल्कि हुआंग सुफांग खड़ी है। प्रोसिक्यूटर नया आरोप पढ़ता है। आरोपी हुआंग सुफांग पर जानबूझकर हत्या करने का शक है। हर शब्द मेरी मां के ताबूत में गड़ी एक कील की तरह है। आरोपी, क्या आपको कुछ और कहना है? मेरी मां खड़ी हुई और गैलरी में बैठे साओमिन को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। मुझे सिर्फ एक बात का पछतावा है। क्या? 20 साल पहले मुझे इसे भी खत्म कर देना चाहिए था। उन्होंने बात पूरी नहीं की, पर सब समझ गए। उन्हें पछतावा था कि उन्होंने मुझे तब नहीं मारा जब मैं एक बच्चा था। बस बहुत हुआ। जज ने उन्हें रोक दिया। आरोपी का इकबालिया बयान अब बिल्कुल साफ है। फाइनल वर्डिक्ट, हुआंग सुफांग को जानबूझकर मर्डर करने का दोषी पाया जाता है और मौत की सजा सुनाई जाती है। साओमिन को सबूत छिपाने का दोषी पाया गया और 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसे 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मुझे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। जिस वक्त मैं कोर्ट से बाहर निकला, धूप बहुत तेज थी। मैंने अपने हाथ से आंखों को ढक लिया, जैसे मैंने एक पूरी उम्र गुजार दी हो। प्रोफेसर साओ। मैं मुड़ा और देखा कि चेन हुआन की मां खड़ी थी। आंटी, थैंक यू। वो रो रही थीं कि आखिरकार हुआ का नाम साफ हो गया। आई एम सॉरी, ये तुम्हारी गलती नहीं है। चेन की मां ने सिर हिलाया। हुआ आसमान से तुम्हें दोष नहीं देगी। वो चली गई। मैं कोर्ट के सामने अकेला खड़ा रह गया, आजाद। लेकिन जाऊं कहां? मैं यकीनन वापस स्कूल नहीं जा सकता। मेरा कोई घर भी नहीं है। साओमिन थोड़ी दूर खड़ा था। उसके चेहरे पर कॉम्प्लेक्स भाव थे। भाई, आई एम सॉरी। उसने अतीत की बातों के लिए एक बार फिर माफी मांगी। तुम्हारे क्या प्लान हैं? मुझे नहीं पता था। शायद मुझे पहले तुम्हारे पास रुकना चाहिए। फिर मैंने सिर हिला दिया। हमारे बीच अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं। मेरी मां और चेन हुआन के बीच की 20 साल की दुश्मनी। मैं ये शहर छोड़ दूंगा। कहां जाओगे? पता नहीं, रास्ता जहां ले जाए। साओमिन ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। ये मम्मी ने तुम्हारे लिए दिया था। तुम्हारी मम्मी? उन्होंने कहा था कि अगर तुम बाहर आ जाओ तो तुम्हें ये दे दूं। मैंने लिफाफा लिया। अंदर एक चाबी और एक नोट था। नोट मेरी मां की हैंडराइटिंग में था। पुराना घर तुम्हारा है। बेसमेंट साफ कर दिया गया है। अगर तुम अपनी बायोलॉजिकल मां के बारे में और जानना चाहते हो तो अटारी अटीको में जाओ। अटारी। मैंने साओमिन की तरफ देखा। उसने सिर हिला दिया। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। उस दोपहर में पुराने घर वापस गया। वो घर जिसमें बहुत सारे राज दफन थे। बेसमेंट वाकई बिना किसी निशान के साफ कर दिया गया था, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। मैं अटारी में गया और वक्त की धूल से बंद पड़े दरवाजे को खोला। अंदर एक बॉक्स था। उसे खोलने पर मुझे कुछ पुरानी चीजें, फोटोज, लेटर्स और एक डायरी मिली।
डायरी लिन शियाओ यूए की थी, मेरी बायोलॉजिकल माँ। मैंने पहला पन्ना खोला। एलिगेंट लिखावट। 1 सितंबर 1995। आज मैं उससे मिली। साओ शियांगो ने कहा कि मेरी मुस्कान बसंत की तरह है। मैं पन्ने पलटता रहा। 14 फरवरी 1996। उसने मुझे गुलाब दिए। मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी पत्नी है, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। 20 अगस्त 1997। मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बहुत डरी हुई थी। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसे अकेले संभाल सकती हूँ। 15 जनवरी 2004। लेई लेई 2 महीने का हो गया है। वह बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता है। मैं अपने बेटे को एक पूरा परिवार देना चाहती हूँ। 10 मार्च 2004। मैंने उससे मिलने का फैसला किया है। मेरे लिए नहीं, लेई लेई के लिए। 24 मार्च 2004। उसकी पत्नी लेई लेई को गोद लेने के लिए मान गई है, पर शर्त यह है कि मुझे अपने बेटे के लिए गायब होना होगा। मैं मान गई हूँ। आखिरी नोट 25 मार्च 2004। आज आखिरी बार मैं लेई लेई को गले लगा रही हूँ। मेरे प्यारे बेटे, आई एम सॉरी, पर यकीन करो ये तुम्हारे भले के लिए है। सुफांग ने वादा किया है कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। भले ही वो मुझसे नफरत करती है, पर उसने कहा कि वो बच्चे से बदला नहीं लेगी। मैं उस पर यकीन करना चुनती हूँ। अगर अगला जन्म हुआ तो मम्मी तुम्हारी ही मम्मी रहेगी। डायरी यहीं खत्म हो गई। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। पता चला कि उसने ये सब अपनी मर्जी से किया था, ताकि मुझे एक बेहतर जिंदगी दे सके। उसने माँ के वादे पर भरोसा किया, पर वो नहीं जानती थी कि कुछ नफरतें वक्त के साथ नहीं मिटती। बॉक्स में बच्चों की कुछ चीजें भी थीं, छोटे कपड़े, छोटे जूते और एक झुंझुना। सब कुछ संभाल कर रखा गया था। मेरी माँ ने इन्हें संभाल कर रखा था। क्यों? अगर वो नफरत करती थी, इन चीजों को क्यों रखा? तभी मैं अचानक समझ गया। मेरी माँ के दिल में इन सालों में 2 लोग थे। एक हुआंग सुफांग, जो मुझसे नफरत करती थी, और दूसरी वो औरत जिसने अपना वादा निभाया। वो लिन शियाओ यूए से नफरत करती थी और मुझसे भी, पर उसे अपना वादा भी याद था। इसलिए उसने मुझे पाला, मुझे खाना और कपड़े दिए, मुझे एजुकेशन दी, पर मुझे प्यार नहीं दिया। ये उसका बदला भी था और उसकी प्रायश्चित, रिडेंशन भी। बदकिस्मती से नफरत आखिरकार वादे पर जीत गई। चेन हुआन के आने ने उसे एक मौका दे दिया, खुद को पूरी तरह आजाद करने का मौका। मैं काफी देर तक अटारी में बैठा रहा जब तक सूरज नहीं ढल गया। अब जाने का वक्त था। मैंने आखिरी बार उस पुराने घर को देखा और बिना पीछे मुड़े चला गया। दरवाजे पर एक कार खड़ी थी। वो वकील ली थे। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या बात है? चेन हुआन की फैमिली की तरफ से एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया। अंदर कुछ पैसे थे। वे जानते हैं कि तुम मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। ये उनकी तरफ से छोटी सी मदद है। मैं इसे नहीं ले सकता। इसे अपनी नई शुरुआत के लिए कैपिटल समझकर रख लो। मैं एक पल के लिए खामोश रहा, फिर मैंने उसे ले लिया। थैंक यू। दक्षिण की तरफ जाओ। ऐसी जगह ढूंढो जहां तुम्हें कोई न जानता हो। अपना ख्याल रखना। रेलवे स्टेशन। मैंने सबसे दूर का टिकट खरीदा। डेस्टिनेशन 3000 किलोमीटर दूर एक छोटा सा तटीय शहर था। ट्रेन में चढ़ने से पहले मैंने मुड़कर उस शहर को देखा जहां मैं 28 साल तक रहा था। इसमें मेरा बचपन था, मेरी जवानी थी और मेरे डरावने सपने भी। अब अलविदा कहने का वक्त था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। मैं खिड़की से टिककर बैठ गया। शहर को धीरे धीरे दूर जाते हुए देख रहा था कि फोन बजा। एक अनजान नंबर था। क्या आप प्रोफेसर साओ हैं? मैं शियाओ मेई हूं, चेन हुआन की दोस्त। मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। काश मैंने उसे उस वक्त रोक लिया होता। हुआन हमेशा कहती थी कि आप सबसे अच्छे प्रोफेसर हैं। वो कहती थी कि आप हमेशा स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, पर मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अपना ख्याल रखिएगा। सच सामने आ चुका था। कातिल को सजा मिल चुकी थी। थैंक यू। प्रोफेसर साओ फोन रख देते हैं। मैं खिड़की से बाहर तेजी से पीछे छूटते नजारों को देखता हूं। चेन हुआन, आई एम सॉरी। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं यकीनन तुम्हारी हिफाजत करूंगा। देर रात हो चुकी है। डिब्बे की लाइटें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं। एक मधोशी की हालत में मुझे 2 साये दिखाई देते हैं। एक शियाओलिन है जो मुझे प्यार से देख रही है। दूसरी चेन हुआन है जिसकी मुस्कान चमक रही है। अच्छे से जीना। हाँ, अच्छे से जीना। यही मेरे पिता की आखिरी ख्वाहिश थी। यही मेरी बायोलॉजिकल माँ की उम्मीद थी। और यही इकलौती चीज है जो मैं कर सकता हूँ। ट्रेन एक नई जिंदगी की ओर बढ़ती जा रही है। जो बीत गया उसे वहीं पीछे छूट जाने दो।